नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है क्लास 12 के फर्स्ट चैप्टर जीवो में जनन पार्ट 4 वीडियो में। दोस्तों इससे पहले वाली वीडियो यानी कि पार्ट 3 वीडियो में हमने मुकुलन तक पढ़ लिया था। तो दोस्तों इस वीडियो में हम सभी लोग द्विविखंडन तथा मुकुलन में अंतर देखेंगे। उसके बाद में खंडन तथा बीजाणु जनन विधियाँ पढ़ेंगे। तो चलिए दोस्तों यहाँ पर द्विविखंडन तथा मुकुलन में अंतर देखते हैं। नंबर 1 यहाँ पर लिखा हुआ है, द्विविखंडन में दोनों संतत जीव एक समान आकार के होते हैं। जैसे कि अमीबा जब 2 बराबर भागों में बढ़ता है तो उसका जो आकार होता है वो समान होता है। जबकि मुकुलन में क्या होता है कि जो जनक कोशिका होती है वो 2 असमान भागों में बढ़ती है। ठीक है, ये पहला अंतर हो गया। दूसरा यहाँ पर लिखा हुआ, उभार जैसी संरचना नहीं बनती। जबकि मुकुल एक छोटे से उभार के रूप में किस में बनता है? मुकुलन में बनता है। नंबर 3 यहाँ पर है, पहले केंद्रक विभाजित होता है और उसके बाद कोशिका द्रव्य का विभाजन होता है, यानी कि माइटोसिस सेल डिवीजन होता है इसमें। जबकि पहले एक छोटा सा उभार बनता है और उसके बाद केंद्रक विभाजित होता है, संतत केंद्रक उस उभार में प्रवेश करता है, ये मुकुलन में होता है। नेक्स्ट यहाँ पर है, जनक कोशिका का व्यक्तित्व समाप्त हो जाता है। जैसे एक अमीबा पहले था तो 2 जब बराबर भागों में बटेगा तब वो क्या हो जाएगा? उसका अस्तित्व यानी कि उसका व्यक्तित्व समाप्त हो जाएगा, अस्तित्व तो रहेगा उसका। ठीक है, जनक कोशिका। जबकि मुकुलन में क्या होता है? जनक कोशिका बनी रहती है, मुकुल या कलिका जनक कोशिका से अलग हो जाती है। यानी कि जैसे हाइड्रा में क्या होता था कि उभार जैसी संरचना बनती थी और वो अलग होकर क्या नया जीव बना लेती थी। ठीक है, नया हाइड्रा बना लेती थी। तो उसमें क्या होता है कि जो जनक कोशिका होती है वो क्या होती है? सेफ रहती है। जबकि बाइनरी फिजन में क्या होता है? ऐसा नहीं होता है। दोस्तों अलैंगिक जनन की तीसरी विधि है खंडन यानी कि फ्रेगमेंटेशन। तो दोस्तों फ्रेगमेंटेशन ये होता है कि जैसे कोई तंतुओं संरचना वाली कोशिका होगी तो वो खंड खंड में विभाजित होगी और जो खंड होंगे उनमें कोशिकाएं पाई जाएंगी। वही कोशिकाएं कोशिका विभाजन करके नई सेल्स बना लेंगी, जिससे नया जीव उत्पन्न हो जाएगा। तो ये जो विधि है इसे हम क्या कहते हैं? खंडन कहते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पर देख लीजिए, परिभाषा में दिया हुआ है, पानी, ताप तथा भोजन की अनुकूल परिस्थितियों में स्पायरोगायरा, यूलोथ्रिक्स आदि तंतुमय यानी कि फिलामेंटस शैवालों तथा कवकों के तंतु छोटे छोटे खंडों में टूट जाते हैं। प्रत्येक खंड में एक अथवा एक से अधिक कोशिकाएं होती हैं। प्रत्येक खंड कोशिका विभाजन करके नया शैवाल तंतु बनाता है। दोस्तों यहाँ पर लिखा हुआ है, विखंडन निम्नलिखित विधियों द्वारा हो सकता है, यानी कि इसकी भी विधियाँ हैं, थोड़ी बहुत छोटी हैं। तो नंबर 1 यहाँ पर है, जलीय प्राणियों में यानी कि जो जल में रहेंगे, ठीक है, में जल की धारा के तेज वेग द्वारा। ठीक है, तेज वेग होगी तो क्या हो जाएंगे? खंड खंड में विभाजित हो जाएंगे और नए जीव बना लेंगे वो। नंबर 2 यहाँ पर है, संलग्न कोशिकाओं के बीच की मध्य पटलिका यानी कि मिडिल लेमला प्लांट सीमेंट जिसे कहते हैं के घुल जाने से। जैसे ये 2 सेल के प्राथमिक कोशिका भित्ति जो होती है उसके बीच में पाया जाता है। ठीक है, कौन? मध्य पटलिका, जो कि प्लांट सीमेंट का काम करती है। तो जब ये गल जाएगी तो क्या हो जाएगा? कोशिका अलग हो जाएगी। ठीक है, तो ये हो गया दूसरी विधि। नंबर 3 विधि है, स्पायरोगायरा की कुछ जातियों में संलग्न कोशिकाओं की अनुप्रस्थ भित्ति में एच के समान रचनाएं बन जाती हैं। ये खंडन की क्रिया में सहायक होती हैं। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं स्पायरोगायरा में, यहाँ पर स्पायरोगायरा का चित्र यहाँ पर बना हुआ है। देखिए यहाँ पर एच आकार की संरचना बन जाती है, जिससे क्या हो जाता है? यहाँ पर 2 सेल में बढ़ जाता है ये एक अकेला सेल। ठीक है, तो ये तंतुआ संरचना है पहले, तो उसके बाद में यहाँ पर एच आकृति बनी यानी कि स्पायरोगायरा में, तो ये क्या हो जाएगा? खंडन में सहायक होगा एच आकृति। ठीक है, इसे क्या कहते हैं हम? फ्रेगमेंट म्यूसिलेज इसमें भरा होता है। ठीक है, एच पीस है और फ्रेगमेंट ये हो गया, एक अलग अलग फ्रेगमेंट में बढ़ गया ये। दोस्तों अलैंगिक जनन की लास्ट विधि है बीजाणु जनन यानी स्पोरुलेशन और स्पोर फॉर्मेशन। दोस्तों यहाँ पर नाम से ही पता चला है कि बीजाणुओं के द्वारा जनन होगा, तब उसे हम क्या कहेंगे? बीजाणु जनन कहेंगे। जैसे यहाँ पर बीजाणु की परिभाषा दी गई है, बीजाणु एक कोशिक पतली भित्ति वाली अगुणित अलैंगिक जनन काय है, यानी हैप्लॉइड एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव बॉडीज़ है। दूसरा यहाँ पर देखिए कैसे करता है ये? प्रकीर्णन का मतलब यहाँ पर है टकराने से। ठीक है, प्रकीर्णन द्वारा बीजाणु दूर दूर फैलते हैं और अनुकूल स्थल पर अंकुरित होकर नए पौधे बनाते हैं। तो इस प्रकार से ये क्या कहलाएगा? बीजाणु जनन कहलाएगा। यानी बीजाणुओं के द्वारा जब जनन हो तो उसे क्या कहेंगे? बीजाणु जनन कहेंगे और नया पौधा उसमें बने। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर नेक्स्ट लिखा हुआ है पॉइंट, बीजाणु निम्नलिखित प्रकार के हो सकते हैं। नंबर 1 है चल बीजाणुओं द्वारा यानी बाई जूस्पोर।
तो यहाँ पर पहला पॉइंट लिखा हुआ है, अनुकूल परिस्थितियों में यूलोथ्रिक्स, स्पाइरोगायरा, क्लेमिडोमोनास आदि में चल बीजाणुओं द्वारा जनन होता है। चल बीजाणु वर्धी कोशिकाओं में बनते हैं। ये कसाभिकी होते हैं यानी कि फ्लैजेलेटेड होते हैं और इनकी आकृति नाशपाती के समान होती है। नंबर सेकंड पॉइंट है, बीजाणु धानी से यानी कि जहाँ पर उनका निर्माण हुआ है से स्वतंत्र होने के बाद ये कुछ समय तक पानी में तैरते हैं और उसके बाद आधार के साथ चिपक जाते हैं, यानी कि कोई भी आधार यानी पत्थर हो गया या कोई भी आधार ले लेंगे तो उसी पर चिपक जाएंगे। इनके कसाब लुप्त हो जाते हैं। ठीक है, जब ये चिपकेंगे तो इनके कसाब लुप्त हो जाएंगे, जब मतलब इनको जनन करना होगा, नया जीव बनाना होगा तब तो इनके कसाब लुप्त हो जाते हैं और प्रत्येक चल बीजाणु एक नया तंतु बनाता है। ये हो गया चल बीजाणुओं द्वारा जनन। अब देखिए यहाँ पर कसाबों की संख्या के आधार पर कई प्रकार के यहाँ पर क्या नाम है चल बीजाणु होते हैं। ठीक है, तो चलिए इनको भी देख लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है, कसाबों की संख्या के आधार पर ये निम्नलिखित प्रकार के होते हैं। नंबर 1 द्विकसाभीय लघु चल बीजाणु, एग्जाम्पल में यहाँ पर है यूलोथ्रिक्स, क्लेमिडोमोनास आदि। नंबर बी यहाँ पर है चतुर्कसाभीय गुरु चल बीजाणु, गुरु मतलब बड़ा। ठीक है, चतुर्कसाभीय यानी 4 उसमें फ्लैजेला पाए जाएंगे, एग्जाम्पल में यहाँ पर है यूलोथ्रिक्स में। नंबर सी बहुकसाभीय यानी कि बहुत सारे कसाब पाए जाएंगे चल बीजाणु। ठीक है, तो इसमें एग्जाम्पल में है ऊडोगोनियम। उसके बाद में संयुक्त चल बीजाणु, तो ये इसका एग्जाम्पल हो जाएगा वाउचेरिया में। नंबर सेकंड अचल बीजाणुओं द्वारा यानी बाई एप्लेनोस्पोर। देखिए दोस्तों, ये प्रतिकूल परिस्थितियों में बनते हैं। इनके चारों ओर भित्ति होती है। इस प्रकार से बने बीजाणु अचल होते हैं तथा प्रतिकूल परिस्थितियों में विश्राम करते हैं। यहाँ पर देखने वाली बात है कि प्रतिकूल परिस्थितियों में इनका निर्माण होता है और प्रतिकूल परिस्थितियों में ये क्या करते हैं, विश्राम करते हैं और अचल होते हैं ये। ठीक है, और अनुकूल परिस्थितियाँ आने पर ये क्या करते हैं, अंकुरित होकर नए पौधे को जन्म देते हैं, जैसे कि यूलोथ्रिक्स हो गया, म्यूकर हो गया और राइजोपस में। दोस्तों यहाँ पर अगला लिखा हुआ है हिप्नोस्पोर द्वारा यानी बाई हिप्नोस्पोर। यहाँ पर लिखा हुआ है अधिक प्रतिकूल परिस्थितियों में मोटी भित्ति वाले हिप्नोस्पोर बनते हैं। ठीक है, जो अचल होते हैं यानी कि ये भी अगतिशील होते हैं। अनुकूल परिस्थितियाँ जाने पर अंकुरित होकर नए पौधे को जन्म देते हैं, जैसे कि वाउचेरिया हो गया। ठीक है, इसमें हिप्नोस्पोर बनता है। नंबर 4 है यहाँ पर पाल्मेला अवस्था, पाल्मेला स्टेज। पानी की कमी होने पर पादप नम भूमि पर पड़े रहते हैं तथा कोशिकाएं अनेक भागों में विभाजित होकर एप्लेनोस्पोर का निर्माण करती हैं। ये म्यूसिलेज के आवरण से घिरे रहते हैं जो प्रतिकूल परिस्थितियों से इनकी रक्षा करता है। इस अवस्था को पाल्मेला अवस्था कहते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट है यहाँ पर अनुकूल परिस्थितियों में म्यूसिलेज घुल जाता है। ठीक है, जो इसको कवर किए हुए है वो घुल जाता है और बीजाणु अंकुरित होकर नए पौधे को जन्म देता है, जैसे कि क्लेमिडोमोनास और यूलोथ्रिक्स हो गया। नंबर 5 है यहाँ पर ऑटोस्पोर द्वारा बाई ऑटोस्पोर। ये विश्रामी बीजाणु यानी कि रेस्टिंग स्पोर्स हैं जो मात्र कोशिका के अंदर ही नए शैवाल पौधे का निर्माण करते हैं, जैसे कि क्लोरोकोकस तथा क्लोरेला में। नंबर 6 है यहाँ पर निश्चेष्ट बीजाणुओं द्वारा, निश्चेष्ट बीजाणुओं द्वारा बाई एकाइनिड्स। देखिए दोस्तों, ये सूखे की अवस्था में बनते हैं, यानी कि यहाँ पर जल की उपलब्धता नहीं होती है। प्रत्येक कोशिका में केवल एक निश्चेष्ट बीजाणु बनता है जिसके चारों ओर एक मोटी भित्ति बन जाती है। अनुकूल अवस्थाओं के आने पर प्रत्येक निश्चेष्ट बीजाणु या तो सीधे ही अथवा फिर चल बीजाणु बनाकर क्या करते हैं, नए पौधे का निर्माण करते हैं, जैसे कि यूलोथ्रिक्स हो गया, ऊडोगोनियम हो गया और नोस्टोक हो गया। दोस्तों यहाँ पर नोस्टोक क्या है, कोई बता सकता है? कमेंट करके ज़रूर बताना नोस्टोक यहाँ पर क्या है। ठीक है, लास्ट में हम देखेंगे, या ना हो तो लास्ट वीडियो के लास्ट में हम यहाँ पर बता देंगे नोस्टोक होता क्या है। ठीक है, नोस्टोक चलो बता दे रहे हैं यहाँ पर। नोस्टोक क्या है, एक साइनोबैक्टीरिया है। ठीक है, नंबर 7 एंडोस्पोर द्वारा बाई एंडोस्पोर। प्रतिकूल परिस्थितियों के आगमन पर बैक्टीरिया तथा नीले हरे शैवालों यानी कि साइनोबैक्टीरिया कोशिकाओं में पतली भित्ति वाले अनेक बीजाणु बनते हैं। इन्हें एंडोस्पोर कहते हैं। अनुकूल दशाओं के आने पर मातृ कोशिका के नष्ट होने पर ये नए पौधों को जन्म देते हैं। ठीक है, ये हो गया एंडोस्पोर द्वारा। दोस्तों अब हम देखेंगे यहाँ पर चल बीजाणु व अचल बीजाणु में अंतर क्या क्या होते हैं। नंबर 1 यहाँ पर लिखा हुआ है, जो चल बीजाणु हैं ये भ्रमणशील व कसाभिकी संरचनाएं हैं। इनमें प्रचलन अंग कसाभ होते हैं यानी कि फ्लैजेला होते हैं, जिनकी संख्या 2 या 4 होती है।
ठीक है, ये फ्लैजेला के माध्यम से चल पाते हैं। जबकि अचल बीजाणु में क्या होता है, ये नॉन मोटाइल यानी कि अगतिशील होते हैं और नॉन फ्लैजिलेटेड होते हैं, यानी कि इनमें कसाब नहीं पाए जाते हैं। नंबर दूसरा अंतर है यहाँ पर, चल बीजाणु प्रायः अनावृत होते हैं, ठीक है, अर्थात इनके चारों ओर कोई भित्ति नहीं पाई जाती है। जबकि इनके चारों ओर, किसके चारों ओर, अचल बीजाणुओं के चारों ओर मोटा आवरण पाया जाता है। नंबर 3 यहाँ पर है अंतर, इनके अगले न्यूक्लियस सिरे पर एक नेत्र बिंदु तथा 2 संकुचनशील धानियाँ होती हैं, जबकि ऐसा कंडीशन अचल बीजाणु में नहीं पाया जाता। नंबर 4 अंतर है, ये नाशपाती के समान होते हैं, कौन, चल बीजाणु, जबकि जो अचल बीजाणु होते हैं ये गोलाकार होते हैं। नंबर 5 भ्रमणशील होने के कारण चल बीजाणु तैर कर दूसरे स्थानों पर जाने में समर्थ होते हैं, जबकि जो अचल बीजाणु होते हैं उनमें फ्लैजेला होता नहीं, इसलिए उनमें गति पाई नहीं जाती है, ठीक है। तो जहाँ पर ये रहेंगे उसी स्थान पर क्या करेंगे, अंकुरण करेंगे ये, ठीक है। तो ये हो गया अंतर चल बीजाणु और अचल बीजाणु में। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर 8वां नंबर का यहाँ पर है जनन किसके द्वारा, यहाँ पर ओइडिया द्वारा लिखा हुआ है, ठीक है। तो ओइडिया द्वारा यहाँ पर जनन होगा। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कभी कभी कवक सूत्र, ठीक है, यानी जो कवक के सूत्र होते हैं छोटे छोटे ओइडिया में टूट जाते हैं, यानी छोटे छोटे खंडों में टूट जाते हैं। ये एक कोशिकीय होते हैं और अंकुरण करके नए सूत्र बनाते हैं। ओइडिया का मतलब यहाँ पर है बीजाणु से, ठीक है। तो ये ओइडिया बनाएंगे, सही दोस्तों, नए पौधे बनाएंगे यानी नए सूत्र बनाएंगे। अगला यहाँ पर है क्लेमाइडोस्पोर द्वारा, यानी बाई क्लेमाइडोस्पोर। देखिए दोस्तों, कुछ परजीवी यानी कि पैरासाइट कवकों में कायी कोशिकाएं यानी कि सोमेटिक सेल्स में मोटी भित्ति के गोल जीवाणुओं में परिवर्तित हो जाती है, कौन, कायी कोशिकाएं, ठीक है, परजीवी कवकों में। इनको क्या कहा जाता है, क्लेमाइडोस्पोर कहा जाता है, ठीक है। अगला यहाँ पर है कोनिडिया द्वारा, बाई कोनिडिया। ये अचल बहिर्जात यानी कि बाहर की ओर ये बनेंगे, ठीक है, बीजाणु हैं जो कवक सूत्र के अग्रभाग कोनिडियोफोर यानी कि जो कवक सूत्र है उसका जो अग्रभाग होता है उसे क्या कहते हैं, हम कोनिडियोफोर कहते हैं, पर विकसित होते हैं। ये एक कोशिकीय व बहुकोशिकीय दोनों प्रकार के होते हैं, ठीक है। ये पेनिसिलियम तथा किस में पाए जाएंगे, एस्परजिलस में पाए जाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट है इसी में, एल्ब्यूगो या फाइटोप्थोरा में सीधे अंकुरित ना होकर पहले जूस्पोर बनाते हैं और अंकुरण करके नया कवक जाल बनाते हैं, ठीक है। किसमें, एल्ब्यूगो और फाइटोप्थोरा में। पिक्नियोस्पोर द्वारा, यह फ्लास्क नुमा रचना है जिसे पिक्नीडियम कहते हैं। इसमें अनेक पिक्नियोस्पोर बनते हैं जो अंकुरण करके नया कवक जाल बनाते हैं। नंबर अगला यहाँ पर है यूरिडोस्पोर। पिक्सिनिया में कोनिडियोफोर पर विशेष प्रकार के संवृत यानी कि बंद व एक कोशिकीय स्पोर बनते हैं जिन्हें यूरिडोस्पोर कहते हैं। अगला यहाँ पर है एस्कोस्पोर। ये अंतर्जनित यानी कि अंदर की ओर अगुणित, ठीक है, एक कोशिकीय या बहुकोशिकीय व धानी के समान रचनाओं में बनते हैं जिन्हें क्या कहते हैं, हम एस्कस कहते हैं, ठीक है। ये हो गया एस्कोस्पोर द्वारा। अगला यहाँ पर है बेसिडियोस्पोर द्वारा। ये अगुणित एक कोशिकीय स्पोर हैं जो धानी के समान बेसिडियम में बनते हैं, ठीक है। इनके द्वारा क्या होगा, जनन होगा। दोस्तों यहाँ पर चित्र में देख लीजिए, यहाँ पर पहला चित्र बना हुआ है, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है अचल बीजाणुओं द्वारा यूलोथ्रिक्स में, ठीक है। ये यूलोथ्रिक्स का चित्र है, यहाँ पर अचल बीजाणु के द्वारा यहाँ पर जनन होगा। देखिए यहाँ पर एप्लेनोस्पोर लिखे हुए हैं, ठीक है। तो इनके द्वारा यहाँ पर क्या होगा, बीजाणु जनन होगा। उसके बाद नंबर बी यहाँ पर है हिप्नोस्पोर द्वारा। यहाँ पर देखिए हिप्नोस्पोर द्वारा है, किसमें, यूलोथ्रिक्स में। उसके बाद में देखिए नंबर सी निश्चेष्ट बीजाणुओं द्वारा। नंबर सी यहाँ पर देखिए यहाँ पर वेजिटेटिव सेल है, यहाँ पर एकाइनीट यहाँ पर है, ठीक है। तो इसके द्वारा जनन होगा। उसके बाद में नंबर डी पाल्मेला अवस्था द्वारा, ठीक है, यूलोथ्रिक्स में। तो पाल्मेला अवस्था ये देखिए, ये पाल्मेला अवस्था कहलाती है, ठीक है। पार्ट 2 में देखिए दोस्तों, यहाँ पर पार्ट 2 में पहले है कवकों में वर्धी जनन, ठीक है। नंबर ए यहाँ पर है ओइडिया द्वारा, ठीक है। नंबर फर्स्ट यहाँ पर है देखिए ओइडियोफोर ये है, और ये देखिए यहाँ पर खंडों में विभाजित हो गए तो ये क्या होंगे, ओइडिया हो जाएंगे। ये बीजाणु की तरह बर्ताव करेंगे, ठीक है। अगला यहाँ पर है नंबर बी क्लेमाइडोस्पोर द्वारा, ठीक है। ये देखिए क्लेमाइडोस्पोर द्वारा, ये क्लेमाइडोस्पोर है, ठीक है, क्लेमाइडोस्पोर। अगला चित्र यहाँ पर है एस्परजिलस और पेनिसिलियम का। दोस्तों यहाँ पर देखिए फ्रंट पर देखिए, यहाँ पर सबसे ऊपर यहाँ पर देखिए कोनिडिया बना हुआ है, ठीक है। ये क्या है, ये दोनों आकृतियाँ क्या है, सॉरी दोस्तों, स्टेरिक मेटा है,
ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर कोनिडियो 4 है ये। तो इस प्रकार से यहाँ पर विचारो जनन और अलिंगी जनन की जितनी भी विधियाँ थी वो यहीं पर समाप्त होती हैं। अब हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे कायिक जनन के बारे में। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। ठीक है, नमस्कार, धन्यवाद।